हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसका लिंक आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं एपिसोड 3 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एपिसोड 3, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the gravitational field of a body is the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी यूनिट मास को लाने में जितना काम करना पड़ता है उसे ही कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी यूनिट मास को किसी पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उसे ही कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और वी की वैल्यू होता है -Gm/r, कैपिटल Gm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर डिफरेंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? ये लाने में किया गया काम होता है। किसी यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी इन्फाइनाइटी से किसी पॉइंट तक लाने में, इन्फाइनाइटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी में बी डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू इट्स पोजिशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ another body and is measured by the amount of work done in bringing a body from infinity to given point in the gravitational field of the other body. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू Gm/r होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी VE, यह क्या है? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projected vertically upwards in order that it may just escape the gravitational field of the earth. मतलब ये है कि जैसे हम किसी पत्थर के टुकड़े को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, किसी भी स्पीड से फेंक रहे हैं, फिर वापस आएगा, फिर स्पीड बढ़ा रहे हैं, फिर ऊपर फेंक रहे हैं और तेज़ी से फेंक रहे हैं, वो फिर वापस आएगा। स्पीड बढ़ाते बढ़ाते हम इतनी स्पीड बढ़ा दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर स्पीड हम इतना बढ़ाते जाएं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर वो चला जाए, तो बाहर चला गया इसका मतलब है कि वो वापस तो आ नहीं सकता, अंतरिक्ष में चला गया, स्पेस में चला गया। तो इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें, ऊपर की तरफ फेंकें और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, हमेशा के लिए बाहर चला जाए। तो वह जो मिनिमम वेलोसिटी होता है उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी V, और इसकी वैल्यू होता है √2Gm/r या √2gr, स्मॉल gr। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब यह है कि अगर हम किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकें तो वो बॉडी प्रोजेक्ट होने के बाद से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और वो फिर से दोबारा धरती पर नहीं जाएगा। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये मिनिमम वेलोसिटी। और भी स्पीड बढ़ाते जाते हैं, और भी जो रॉकेट हैं उसकी स्पीड इससे ज़्यादा भी होता है। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी से अगर हम किसी पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते ऊपर की तरफ तो वो बॉडी हमेशा के लिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और वो जाने के बाद स्पेस में, अब स्पेस में जाने के बाद से अर्थ उस पर फोर्स नहीं लगाती है तो वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं, रिवॉल्व करने लगते हैं। ये वेलोसिटी है, स्पीड है, वो स्पीड होता है जिस स्पीड से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जो किसी प्लैनेट को, मतलब है कोई ऑब्जेक्ट को
अगर हम किसी इसकी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो अंतरिक्ष में, स्पेस में चला गया। अब वो चारों तरफ रिवॉल्व करने लगेगा, अर्थ की चारों तरफ रिवॉल्व करने लगता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उसको ही सैटेलाइट कहते हैं, सॉरी सैटेलाइट को बोलते हैं। तो सैटेलाइट बोलते, तो सैटेलाइट चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, तो उसकी भी एक स्पीड होता है। एक तो स्पीड होता है ऊपर जाने का, जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, और एक स्पीड होता है ऊपर जाने के बाद से वो स्पेस में चला गया। अब वो स्पेस पे जाने के बाद से अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो जो चारों तरफ चक्कर लगाने का स्पीड होता है, वो उसकी स्पीड, उसी स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसकी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वीओ इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपान आर प्लस एच, या वीओ की वैल्यू को हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी आर, स्मॉल जी आर। अब मान लो सैटेलाइट चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, तो एक चक्कर लगाने में टाइम लगता होगा। चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ, तो उसकी भी एक स्पीड है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। पहला तो है स्पीड अर्थ के सरफेस को छोड़ के जाने का, इसकी वेलोसिटी। अब दूसरा स्पीड है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने की, जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। और टाइम पीरियड क्या है, तो अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी, कैन बी रिटेन एज सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। या इसकी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर प्लस एच अपॉन वीओ वेलोसिटी। सिंप्लीफाई करने के बाद से आता है टी की वैल्यू आता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यू अपॉन जी एम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 पाई अपॉन जी रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अब हम आते हैं कि किस हाइट तक किसी सैटेलाइट को हम लॉन्च कर सकते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो कितनी हाइट तक जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तो ऊपर जाएगा। कितनी हाइट तक जा सकता है? तो हाइट निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं h इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर स्मॉल जी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस आर। इतनी हाइट तक हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट को। अब आते हैं केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसके 3 रूल्स हैं, 3 लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये क्या है? एवरी प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन विद द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोसाई। पहले का लोग कहते थे कि अर्थ सन के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, एक गोलाकार ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो मौसम होते हैं, बदलते हैं, ठंडा होता है, गर्म होता है, तो इस नियम को छोड़ दिया गया। केपलर्स ने बताया था कि अर्थ सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में, मतलब है अंडाकार ऑर्बिट में, गोलाकार आवृत्ति में नहीं, ऑर्बिट में नहीं, अंडाकार अंडाकार ऑर्बिट, मतलब है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब अंडाकार ऑर्बिट है तो उसमें दो फोकस होते हैं, S1 और S2। अगर मान लो अगर अर्थ सन के चारों तरफ एक गोलाकार ऑर्बिट में रिवॉल्व करती, तो इस गोलाकार ऑर्बिट का एक ही सेंटर होता है, तो सन एक सेंटर पर होगा। लेकिन इस नियम को गलत बता दिए केपलर ने, और उन्होंने कहा कि अर्थ सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है उसमें 2 फोकस होते हैं। अब 2 सन तो होते नहीं, एक सन तो एक ही है। तो यह सन किस फोकस पर रहेगा, S1 पर या S2 पर? तो उन्होंने कहा था कि एक किसी भी एक फोकस पर, सन किसी भी एक फोकस पर होता है और अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो कभी अर्थ रिवॉल्व करते करते सन के बहुत पास में आ जाती है,
और कभी कभी अर्थ रिवॉल्व करते करते अर्थ से बहुत दूर चली जाती है। तो जब बहुत पास में आती है तो गर्मी का मौसम होता है, और जब अर्थ सन से बहुत दूर हो जाती है तो ठंड का मौसम होता है। तो इस हिसाब से मौसम बदलते हैं। 6 महीने का 6 महीने का ऐसे चेंज होता है, क्लाइमेट का चेंज होता है। दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज क्या है? द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया बनाती है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया बनाती है। मान लो ये एक फिगर में दिखा रहे हैं, इस फिगर में देखिए आप, यह एरिया और यह एरिया दोनों सेम है। तो अगर यह एरिया 5 सेकंड में, अगर 5 डे में या 5 मंथ में हो रहा है, तो 5 मंथ में यहाँ से यहाँ तक आने में अगर यह एरिया, इसका जितना भी एरिया होगा, यहाँ से यहाँ तक भी एरिया 5 मंथ में हो रहा है, तो यह एरिया भी इक्वल होगा, यह एरिया भी इक्वल होगा, दोनों एरिया सेम होंगे। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स। इसी को बोलते हैं हार्मोनिक लॉ। यह है क्या? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है वो है वेटलेसनेस। ए बॉडी इज सेड टू बी in a state of weightlessness when the reaction of the supporting surface is zero or its apparent weight is zero. वेटलेसनेस तब होता है जब हम किसी सरफेस पर रिएक्शन नहीं लगा रहे, तभी वेट जीरो होता है। हम अर्थ के सरफेस पर कैसे खड़े होते हैं? हमारा पैर अर्थ के सरफेस पर प्रेशर डालता है नीचे की तरफ। तो अर्थ भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अर्थ भी अपोजिट हमारे पैर पर फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, तो बैलेंस रहते हैं, हम गिरते नहीं हैं। हम फोर्स लगा रहे अर्थ पर नीचे की तरफ, और अर्थ हमारे पैर पर फोर्स लगा रही ऊपर की तरफ, हम बैलेंस रहते हैं, गिरते नहीं। और अगर मान लो अगर हम वेट लगा रहे हैं नीचे की तरफ और अर्थ हमारे पैर पर फोर्स न लगाए, तो डिसबैलेंस हो गया, दोनों फोर्स इक्वल नहीं हुआ, डिसबैलेंस होगा, तो हम गिर जाएंगे। तो यही सिचुएशन होता है एस्ट्रोनॉट और सैटेलाइट में। एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस इन स्पेस सैटेलाइट। दिस इज नॉट बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉल। वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर फोर्स होता ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं है, या ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। इट इज बिकॉज बोथ द एस्ट्रोनॉट एंड सैटेलाइट आर इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। या ऐसा इसलिए होता है कि दोनों सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट दोनों अर्थ की तरफ फ्री फॉल स्टेट में होते हैं, इसलिए दोनों रिएक्शन नहीं लगाते हैं। तो जब रिएक्शन नहीं लगाते हैं तो वेट जीरो हो जाता है, इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस। अगर अब आगे बढ़ते हैं इनर्शियल मास। इनर्शियल मास क्या होता है? द मास ऑफ ए बॉडी विच मेजर्स इट्स इनर्शिया एंड which is given by the ratio of external force applied on it to the acceleration produced in it along a smooth horizontal surface is called inertial mass. Inertial mass can be given as applied force upon acceleration produced. It can be written as mi. mi मतलब है inertial mass equal to f upon a. अब ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? The mass of a body which determines the gravitational pull due to the earth acting upon it upon gravitational mass on the surface of earth, F equal to capital G
m upon r square. mg, gravitational mass mg can be written as f r square upon gm. gm मतलब कैपिटल gm. उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. धन्यवाद.